तो देखो, अगर हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें तो 2024 में हमने देखा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इंटरिम गवर्नमेंट पावर में आ गई। शेख हसीना की सरकार गिर गई। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ गया। फिर 2 साल इंटरिम गवर्नमेंट रही। एंड उसके बाद 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हमको देखने को मिले। एंड उस जनरल इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल करी। एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे हैं तारिक रहमान। तो अब इनके पास पावर आ गई, सत्ता इनके पास आ गई। एंड ये जो जीत थी बीएनपी की, इसने अवामी लीग का जो 15 साल का जो डोमिनेंस था उसको ब्रेक कर दिया, एंड कर दिया। क्योंकि 15 साल बाद बीएनपी फिर से बांग्लादेश में पावर में आई। एंड इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। तो बांग्लादेश में अब एक स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी का एक नया एरा हमको देखने को मिल रहा है। अब जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 15 साल बाद सत्ता में आई, तो डेफिनेटली वी विल बी सीइंग शिफ्ट इन रीजनल जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स। क्योंकि जब नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो एक नई आइडियोलॉजी, एक नया माइंडसेट हमको देखने को मिलता है। तो जो नई सरकार है, द न्यू गवर्नमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव अवे फ्रॉम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी टूवर्ड अ मोर बैलेंस्ड मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। तो अवामी लीग, शेख हसीना की जो सरकार थी, उसका जो उसकी अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, दैट वाज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। लाइक बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को सबसे ऊपर रखा है इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। बट अब जब बीएनपी पावर में आ गई, एक नई सरकार बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, नया आइडियोलॉजी, नाउ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स मोर बैलेंस्ड मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। तो अगर हम मोर बैलेंस्ड मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी की बात करें, नाउ द फोकस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट इज द चाइना's ग्रोइंग फुटप्रिंट। तो देखो, बात ऐसी है कि जो नई सरकार बनी है वो चाइना के साथ अपने संबंध वैसे ही रखेगी जैसे आवामी लीग ने रखे। सो चाइना रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक कांस्टेंट, हैविंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टाइज थ्रू मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस डील्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस डील्स थी बांग्लादेश और चाइना के बीच में, वो एज इट इज रहेगी। इट विल कंटिन्यू। एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील है, भारत के लिए कंसर्निंग है वो। दैट इज द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नियर द इंडियन बॉर्डर। तो चाइना बांग्लादेश में भारत के बॉर्डर के पास एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है, जो कि भारत के लिए थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। अब जो बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, इट विल नॉर्मलाइज द टाइज विद पाकिस्तान। मतलब वो अब पाकिस्तान के साथ और अच्छे संबंध बनाएगा। सो इट विल नॉर्मलाइज विदाउट नॉइस। एंड बीएनपी विल ऑल्सो रिवाइव डायरेक्ट सी ट्रेड बिट लाइक फ्रॉम कराची, लाइक बिटवीन कराची एंड चट्टोग्राम। और फ्लाइट्स भी रेज्यूम हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी बीएनपी जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और मजबूत बनाएगी, जहाँ पे कि डायरेक्ट सी ट्रेड between Karachi and Chattogram, and also the flights between Bangladesh and Pakistan will be resumed. So direct flights will be, it will be resumed between बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अगर हम यूएस के इन्फ्लुएंस की बात करें, तो जैसे ही नई सरकार बनी बांग्लादेश में, यूनाइटेड स्टेट्स इट हैज डीपेंड इट्स इकोनॉमिक फुटप्रिंट। यूनाइटेड स्टेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी एंड उन्होंने अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट को और ज्यादा गहरा किया। एंड
एक रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट किया बांग्लादेश के साथ, एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स बांग्लादेश में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मेन कारण है इन टेकिंग इंटरेस्ट इन बांग्लादेश इज इट वांट्स टू बी एन अल्टरनेटिव टू चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि बांग्लादेश यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मजबूत संबंध बनाए, ना कि चाइना। क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ऑन बांग्लादेश, it is concerning for United States, and that's why United States is showing interest in Bangladesh because it wants to be an alternative to China. अब जैसे बांग्लादेश में नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ, so it will have an impact on India's neighborhood first policy. It will have an impact on India's neighborhood first policy. So the transition from a party centric to a state to state relationship presents immediate challenges for न्यू दिल्ली। देखो बात ऐसी है कि अभी तक जो भारत सरकार है उसका जो संबंध था बांग्लादेश के साथ वो पार्टी सेंट्रिक था, क्योंकि जो बीजेपी है उसके काफी अच्छे रिलेशंस थे आवामी लीग के साथ, शेख हसीना की पार्टी के साथ। अब सिंस वो उस उनकी सरकार गिर गई आवामी लीग की, अब बीएनपी की सरकार बन गई बांग्लादेश में, तो अब न्यू दिल्ली के सामने स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप की बात आ गई, एंड वो इट्स अ चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड द नॉर्थ ईस्ट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, क्योंकि अब भारत को अच्छे संबंध बनाने ही होंगे बांग्लादेश के साथ। बिकॉज बांग्लादेश की अगर हम बात करें, इट इज इंडियाज गेटवे टू इट्स लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, and continued cooperation is vital to bypass the narrow सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो चिकन स्नैक भी कहते हैं, वाया रेल, रोड एंड इनलैंड वाटरवेज। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चालू रखने के लिए, क्योंकि वो बांग्लादेश से पास हो रहा है ना, तो वाया रोड, रेल एंड इनलैंड वाटरवेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू cooperation with Bangladesh, and hence there is a need for India to establish good relations with the BNP, the newly formed government of Bangladesh. Security and counter-insurgency. So under the previous regime of Sheikh Hasina, a crackdown on Indian separatist groups was monumental. Any reversal could reignite security threats along India's eastern border. तो देखो 15 साल तक अवामी लीग पावर में थी बांग्लादेश में अभी, एंड हमको बांग्लादेश की तरफ से ज्यादा बॉर्डर्स में वायलेंस देखने को नहीं मिला, शांति थी। बट अब नई सरकार आई है तो ये एक चैलेंज है, देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट अलोंग इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर, एंड गवर्नमेंट दे हैव टू एंश्योर, they have to establish good relations with the newly formed Bangladeshi government. And now it's a time for diplomatic reset. Diplomatic reset. While initial signals are positive, with Prime Minister Modi being the first to congratulate Tariq Rahman, tensions still remain over the extradition of Sheikh Hasina and protection of Hindu minorities. देखो बात ऐसी है कि डिप्लोमेटिक रिसेट की आवश्यकता है भारत को। जो जब खालिदा जिया की डेथ हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंडोलेंस लेटर लिखा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद सॉरी बांग्लादेश गए, ढाका गए, एंड तारिक रहमान को उन्होंने वो कंडोलेंस लेटर दिया, एंड मिले भी, मीटिंग्स भी करी। सो इट इज शोइंग द डिप्लोमेटिक रीसेट। एंड जब तारिक रहमान, जब बीएनपी अभी चुनाव जीती फरवरी 2026 में,
तो मोदी जी ने तारिक रहमान को कंग्रेचुलेट किया। तो इट इज ऑल्सो लाइक अ क्लियर साइन ऑफ डिप्लोमेटिक रीसेट। बट स्टिल अभी भी भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज कुछ मुद्दे हैं जो कि अभी भी चैलेंज है भारत के लिए। तो भारत के सामने अभी भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा जो टास्क वो यही है कि बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना। अब अगर हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें तो बांग्लादेश के सामने चैलेंज है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। क्योंकि जो नई सरकार अब बांग्लादेश में बनी है उसका भी यही गोल रहेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। सो एलडीसी ग्रेजुएशन। So Bangladesh is scheduled to graduate from least developed country status in नवंबर 2026। तो नवंबर 2026 में अ, जो बांग्लादेश है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री उसका जो था उससे वो आज़ाद हो जाएगी। लाइक अब वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री नहीं रहेगी। तो नवंबर 2026 के बाद से बांग्लादेश विल नॉट बी अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिसकी वजह से सिंस इट विल नॉट बी अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट था वो अब चला जाएगा। अब यूरोपियन मार्केट में ड्यूटी मतलब टैक्स लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आप कह सकते हैं बांग्लादेश के सामने आ गया है। एंड हेंस नाउ बांग्लादेश विल बी सीकिंग न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक द सेपा एंड ऑल्सो रिवाइवल ऑफ सार्क। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इट हैज एक्सप्रेस्ड अ कमिटमेंट to reviving the South Asian Association for Regional Cooperation, that is SARC, which has been largely moribund for a decade। तो सार्क में भी बांग्लादेश अभी एक अच्छा रोल प्ले करेगा। एंड बिम्स्टेक हब। सो ढाका remains the host for the बिम्स्टेक secretariat, making it central to maritime security and cooperation in the Bay of Bengal। अगर हम ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें तो अब की बार हमको बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी देखने को मिला इन 2026 इलेक्शंस, जिसमें कि वी सॉ दैट अनलाइक द डिस्प्यूटेड पोल्स ऑफ 2014 एंड 2018, द 2026 इलेक्शन इट सॉ सिग्निफिकेंटली हायर वोटर टर्नआउट। तो 2024 और 18 में हमको डिस्प्यूटेड पोल्स देखने को मिले, बट 2026 में 62 से 65% तक वोटर्स ने वोट डाला। तो हमको एक रिस्टोरेशन देखने को मिला ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड ऑल्सो रोहिंग्या क्राइसिस स्टिल इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर बांग्लादेश। तो रोहिंग्या क्राइसिस है क्या? म्यांमार बॉर्डर्स में जो रेफ्यूजीज है वो बांग्लादेश में के इलीगली अपना घर बसा रहे हैं। एंड लाइक ओवर 1 मिलियन रेफ्यूजीज दे आर माइग्रेटिंग illegally from Myanmar to the Bangladeshi border। And despite of chronic volatility and landmine explosions, मतलब कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर्स में काफी सारे लैंडमाइन एक्सप्लोजन्स बिछा रखे हैं, क्रोनिक वोलाटिलिटी है, उसके बावजूद भी 1 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज म्यांमार से बांग्लादेश बॉर्डर में आके बस रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी नई बांग्लादेशी गवर्नमेंट के सामने है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बांग्लादेशी गवर्नमेंट।